हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ए डिस्कवरी ऑफ विचेस की आगे की कहानी। पिछले वीडियो में आपका रिस्पांस काफी अच्छा था, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब एक सवाल, क्या मैं इस सीरीज के आगे के एपिसोड्स कंटिन्यू करूं? क्योंकि इसके टोटल 3 सीजन्स हैं और कहानी काफी लंबी है। अगर आपको आगे की स्टोरी देखनी है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एना की भरोसेमंद दोस्त ने उसे धोखा दिया था पीटर नॉक्स के साथ, जो एक विच है, और उनका मकसद है उस किताब को हासिल करके वैम्पायर्स का नामो निशान मिटा देना। पीटर नॉक्स एक पावरफुल विच है जो कांग्रेगेशन का मेंबर है। कांग्रेगेशन एक ऐसा ग्रुप है जो सुपरनैचुरल बीइंग्स जैसे विचेस, वैम्पायर्स और डीमंस के बीच रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है और उन्हें एनफोर्स करता है। इनका मकसद यह है कि सभी सुपरनैचुरल बीइंग्स के बीच में बैलेंस और हार्मनी बनाए रखे, ताकि कोई भी स्पीसीज दूसरे पर डोमिनेट न करे। एना ने मान लिया कि मैथ्यू की बातें सच थीं। पीटर और विच सातू लगातार एना पर दबाव बना रहे थे कि वो एशमोल्ड 782 उन्हें दे दे, लेकिन मैथ्यू ने एना से कहा कि वो पहले शांत हो जाए, क्योंकि मैथ्यू को महसूस हो रहा था कि एना का गुस्सा बढ़ रहा है। ये गुस्सा उसके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल बना सकता था। एना बिना कुछ कहे चुप हो गई और गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। ये देखकर मैथ्यू ने सुकून की सांस ली। मैथ्यू को एशमोल्ड 782 नाम की किताब के बारे में पता था, लेकिन वो इस किताब को 200 सालों से ढूंढ रहा था, जो अब तक उसे नहीं मिल पाई थी। जब एना ने सुना कि मैथ्यू इतने लंबे समय से एक किताब की तलाश कर रहा है, तो वो मैथ्यू की उम्र के बारे में सोचकर हैरान हो गई। एना ने पूछा और उसे पता चला कि मैथ्यू कम से कम 500 साल का है। ये सुनकर एना काफी चकित हो गई। फिर मैथ्यू ने एना को अपनी लेबोरेटरी में आने का इन्विटेशन दिया। क्योंकि एना को थोड़ी ठंड लग रही थी, मैथ्यू ने ध्यान से उसके ऊपर एक कोट डाला और फिर दोनों लेबोरेटरी के लिए निकल पड़े। लेबोरेटरी पहुंचने के बाद मैथ्यू ने एना का परिचय मार्कस और मिरियम से कराया। मैथ्यू ने एना को बताया कि काफी प्राणी मर रहे थे। वैम्पायर्स अपने अस्तित्व को बनाए रखने में असफल हो रहे थे, डीमंस का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था और विचेस अपनी जादुई शक्तियां खो रहे थे। मैथ्यू का मानना था कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन दुनिया में सिर्फ ह्यूमंस ही बचेंगे। इसी वजह से मैथ्यू एशमोल्ड 782 किताब को स्टडी करना चाहता था, ताकि उसमें इसका जवाब मिल सके। बात करते करते मैथ्यू एना को एक दरवाजे तक ले गया। वो वापस मुड़ने वाला था, तभी एना ने उसे रोका और सच बताया कि उसने किताब के सारे डिटेल्स पढ़ लिए हैं। एना की ईमानदारी को देखकर मैथ्यू ने तुरंत उसका शुक्रिया अदा किया। ये जो काम एना ने किया वो एक वैम्पायर के लिए काफी रिस्की था, लेकिन मैथ्यू ने अपनी अंदर की इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा था। अगली सुबह मैथ्यू दोबारा एना के सामने आया और उसने एना को समझाया कि उसे लाइब्रेरी नहीं जाना चाहिए। दोनों के बीच सिर्फ कुछ ही बातें हुई थीं कि तभी जिलियन वहां आई और एना से मिली। जिलियन ने एना को समझाने की कोशिश की कि पीटर एक अच्छा इंसान है। साथ ही जिलियन ने एना को यह भी कहा कि वो मैथ्यू से ज्यादा न मिले। जिलियन की बातों से एना काफी नाराज हो गई और तुरंत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद मैथ्यू एना को एक मैनर ले गया। यहाँ सब कुछ पुराना और धुंधला था। पता चला कि ये मैथ्यू का घर था, लेकिन वो यहाँ बहुत कम आता था। इसी दौरान मैथ्यू ने एना को एक और सच बताया, वैम्पायर्स को असल में मारा भी जा सकता है। मैथ्यू ने एना से पूछा, क्या उसने मैजिक का इस्तेमाल करके बुक्स समन किया था? एना ने तुरंत हंसते हुए मना कर दिया और बोली, मैं मैजिक में इतनी काबिल नहीं हूं। यह सुनकर मैथ्यू सोचने लगा। अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए उसने जानबूझकर अपने ग्लास की वाइन टेबल पर रखी बुक्स पर गिरा दी। बिना सोचे समझे एना ने मैजिक का इस्तेमाल करके बुक्स को साइड कर दिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, वो गुस्से में मैथ्यू की तरफ पलटी और उसे रेकलेस होने के लिए डांटने लगी। जब तक एना को जरूरत होती थी, मैजिक अपने आप काम करने लगता था। मैथ्यू ने शांत रहते हुए समझाया, मेरा शक सही था एना, तुम्हारा जादू तुम्हारे काबू में नहीं है, ये अपने आप ही काम करता है। एना को यह बात सुनकर समझ आया, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसका मैजिक पहली बार कब आया था। जब गुड बाय कहने का समय आया, तब एना ने मैथ्यू को अगले दिन अपने घर आने का इनविटेशन दिया। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एमिली एक बोल में पानी डाल रही थी। उसने हाथ से एक साइन बनाया और अपने मुंह से हल्की आवाज में कुछ बोलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने बोल में होली ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाले। तभी एक काला शैडो सफेद स्मोक का पीछा करते हुए दिखाई दिया। अचानक आंट सेरा गलती से उस वक्त रूम में आ गईं और एमिली का जादू बीच में ही रुक गया। एमिली ने मजबूरी में कहा कि एक वैम्पायर है जो एना के बहुत करीब आ गया है। ये सुनते ही आंट सेरा बहुत परेशान हो गईं और तुरंत एना को फोन करके चेतावनी दी कि उस वैम्पायर से दूर रहे, वरना वैम्पायर उसका सारा खून चूस लेगा और उसकी यादें भी छीन लेगा।
लेकिन एना ने आंट सैरा की बात मानने से मना कर दिया। एना ने यह भी कहा कि उसने उस वैम्पायर को कल डिनर के लिए इनवाइट कर लिया है। अगली सुबह मार्कस एना के दरवाजे पर गार्ड बनकर खड़ा था। मार्कस ने कहा कि कुछ हो गया है मैथ्यू के साथ और अब मार्कस एना की सुरक्षा का जिम्मा लेगा। शुरू में एना बहुत मना कर रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो मार्कस के जरिए मैथ्यू के बारे में ज्यादा जान सकती है। इस वक्त मार्कस ने भी प्लान बनाया कि अगर एना कुछ रिसर्च सैंपल्स दे सके तो वो जान सकता है कि एना का परिवार कहां से आया था। एना ने यह सुनकर भी इंटरेस्ट दिखाया और मार्कस के साथ लैब गई। जैसे ही मार्कस एना का खून लेने की तैयारी कर रहा था, मैथ्यू अचानक आ गया। मैथ्यू की आवाज बहुत गुस्से वाली थी। मैथ्यू को बहुत अच्छे से पता था कि विचेस का खून वैम्पायर्स के लिए कितना लालची होता है। ये क्लियरली एक दूसरे की रक्षा करने का तरीका था। उस रात एना ने कैंडल्स ध्यान से तैयार की थीं ताकि वो मैथ्यू का इंतजार कर सके। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिससे एना को लगा कि मैथ्यू आ गया। लेकिन जब दरवाजा खोला तो सामने पीटर खड़ा था। पीटर ने रुकावट को नजरअंदाज करते हुए एना के कमरे में घुस गया। उसने एना का मजाक बनाते हुए कहा कि एना न सिर्फ अपनी विच कम्युनिटी से दूर रही है, बल्कि वैम्पायर्स के लिए भी खाना बना रही है। इसी वक्त मैथ्यू वाइन की बोतल हाथ में लेकर आ गया। इस सीन को देखकर पीटर गुस्से में सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। अब कमरे में सिर्फ एक लड़का और एक लड़की बचे थे। माहौल भी थोड़ा अजीब सा हो गया था। मैथ्यू ने अपनी एक अलग पावर दिखाई। उसने सिर्फ रेड वाइन का टेस्ट ही नहीं किया, बल्कि एना के बॉडी की खुशबू तक महसूस कर ली। एना को यह सब थोड़ा शर्मिंदा कर रहा था, लेकिन वो भी मैथ्यू को महसूस करना चाहती थी। मैथ्यू को लगा कि शायद वो एना को नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए उसने अपना कोट उठाया और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन एना अभी भी उस वाइन के बारे में सोच रही थी जो मैथ्यू लेकर आया था। अचानक एक एनवलप दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दिया गया। जब एना ने उसे खोला तो वो इतनी डर गई कि लेटर तुरंत वहीं गिरा दिया। बाद में एना अपने पेरेंट्स की डेथ की फोटोज लेकर जिलियन के पास गई, क्योंकि एना को पक्का यकीन था कि ये फोटोज पीटर ने भेजी हैं। लेकिन जिलियन ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। जब कोई जवाब नहीं मिला तो एना वहां से जल्दी चली गई। इसी वक्त मैथ्यू फिर से एना के घर गया, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा बंद नहीं था। मैथ्यू धीरे से कमरे में गया और उसकी नजर सीधे टेबल पर रखी तस्वीरों पर पड़ी। उधर एना लाइब्रेरी गई और एक किताब एशमोल 782 बोरो करना चाहती थी। लाइब्रेरियन ने कहा कि हाल ही में बहुत लोग इस किताब को बोरो करना चाहते थे, लेकिन ये किताब गायब है। एना के रिक्वेस्ट पर लाइब्रेरियन ने फिर भी एशमोल 782 को ढूंढने का फैसला किया। इसी वक्त पीटर वापस आ गया। उसके तुरंत बाद चर्च के 2 और मेंबर्स और जिलियन भी धीरे धीरे बाहर आए। तभी लाइब्रेरियन वापस आया और बोला कि किताब एशमोल 782 नहीं मिली। पीटर ने तुरंत लाइब्रेरियन को फिर से किताब ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन लाइब्रेरियन इन लोगों की असली आइडेंटिटी नहीं जानता था, इसलिए गुस्से में उन्हें वहां से चले जाने को कहा। अचानक पीटर ने मैजिक से लाइब्रेरी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लिया। ये देखकर एना गुस्से से भर गई। तभी लाइब्रेरी में एक तेज हवा चलने लगी। जब एना ने गुस्से से पीटर की तरफ देखा तो वो तेज हवा सबको उड़ा ले गई। इसी वजह से पीटर अचानक जमीन पर गिर गया। लेकिन इसी वक्त एना को लगा कि उसका खून गर्म हो रहा है। उसे महसूस होने लगा कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसी बीच मैथ्यू तेज हवा के बावजूद वहां आ गया। उसने बार बार एना को शांत करने की कोशिश की और उसकी सांस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। तूफानी हवा भी धीरे धीरे रुक गई। मैथ्यू फिर थकी हुई एना को घर ले गया। एना के सो जाने के बाद मैथ्यू उसका ध्यान रखता रहा। मैथ्यू ने मार्कस को बुलाया एना की सुरक्षा के लिए। मैथ्यू ने तय किया कि वो पीटर के पास जाकर इस समस्या को सुलझाएगा, लेकिन मार्कस ने इस बात का विरोध किया। मार्कस को लगता था कि अगर वो जल्दबाजी में काम करेंगे तो चर्च उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही मार्कस ने यह सुझाव दिया कि फिलहाल के लिए एना को कहीं और ले जाना ही सुरक्षित रहेगा। मैथ्यू धीरे धीरे शांत हो गया और तय किया कि वो एना के साथ यहां से चला जाएगा। रात के बीच में जब एना उठी तो मैथ्यू अपना सामान पैक करके पास ही इंतजार कर रहा था। जब एना को मैथ्यू के प्लान का पता चला तो पहले वो राजी नहीं हुई। मैथ्यू ने एना को याद दिलाया कि चाहे एना के पास कितनी भी पावरफुल मैजिक क्यों ना हो, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। मैथ्यू और एना ने तय किया कि एना के विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना जरूरी है। एना भी इस बात से सहमत थी। एक भावुक किस के बाद एना ने फैसला किया कि वो मैथ्यू के साथ जाएगी। इस बीच एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर था, लेकिन पास में एक और औरत थी जो उसे घूर रही थी। ठंड का मौसम था, लेकिन वो औरत पतले कपड़ों में थी। आखिरकार लड़के की नजर गलती से उस औरत की आंखों से टकरा गई, लेकिन बस एक पल के लिए।
थोड़ी देर बाद जब लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड एक और जगह गए तो उसने वापस मुड़कर देखा। वो औरत वहीं खड़ी थी और इस बार उसने लड़के को छेड़ने वाली नजर से देखा। लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा और जल्दी से एक बहाना बनाकर वहां से निकल गया। एक सुनसान गली के कोने पर वो दोनों मिले। जब दोनों एक दूसरे के गले लगने ही वाले थे, तभी लड़की ने अचानक उसके गले पर काट लिया, जिससे लड़का घबराकर डर गया। वो डर के भाग गया, लेकिन सूरज ढलने तक वो लड़की उसका पीछा करती रही। आखिरकार उसने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसका गला काट लिया। यह बात जल्द ही उसके पिता गेरबर्ट तक पहुंच गई। गेरबर्ट ने जूली को सवालों के लिए बुलाया। शुरुआत में जूली कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन गेरबर्ट ने खुद जूली को काटकर पूरी सच्चाई जान ली। गुस्से में गेरबर्ट ने सीधा अपनी बेटी को अंडर वाटर प्रिजन में कैद कर दिया। चाहे जूली कितनी भी रोई या रिक्वेस्ट की, गेरबर्ट ने उसकी बात नहीं सुनी। इसी दौरान डोमेनिको वापस आया और गेरबर्ट से मिला, उसे एक खबर बताने के लिए। उसने कहा कि मैथ्यू एक विच के बहुत करीब आ चुका है और अब मैथ्यू से निपटने का ये परफेक्ट समय है। डोमेनिको के जाने के बाद गेरबर्ट ने एक बॉक्स निकाला। बॉक्स खोलने पर उसके अंदर एक जिंदा इंसानी सिर था, जो एक प्रॉफिट का था। गेरबर्ट एक पुराना वैम्पायर था। फिर गेरबर्ट ने तय किया कि वो जूलिया को छोड़ देगा। जूलिया को एक बोट में बिठाया गया और मैथ्यू को ढूंढने के लिए भेजा गया। इसी दौरान मैथ्यू एना को फ्रांस ले गया, अपने परिवार के पुराने 7 मीनार वाले महल में। मैथ्यू का स्टेप फादर एक विच के हाथों मारा गया था। मैथ्यू की मां इजाबो को एना पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उसका स्वागत नहीं किया। लेकिन मैथ्यू ने इजाबो की बात को नजरअंदाज कर दिया और एना को महल में ले आया। अगले कुछ दिनों में मैथ्यू ने एना को महल के आसपास घुमाया और उसे इजाबो का घोड़ा चलाने दिया। एक दिन जब एना आराम कर रही थी, मैथ्यू एना के माता पिता की मौत का रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहा था। लंबी मेहनत के बाद मैथ्यू को एक बड़ी खोज मिली। अगले दिन एना ने फैसला किया कि वो ये जगह छोड़कर वापस जाएगी और गांव की पंचायत से मदद मांगेगी, क्योंकि उसे लगा कि यहां उसका स्वागत नहीं हो रहा। लेकिन मैथ्यू ने उसे रोका और एक चौंकाने वाली बात बताई। मैथ्यू ने कहा कि उसके माता पिता की डेड बॉडीज को जानबूझकर इस तरह से अरेंज किया गया था कि वह शैतान की पूजा का स्थान लगे, और एना के माता पिता की बॉडीज के नीचे जादुई सिंबल्स भी पाए गए थे। ये बात साबित हुई कि एना के माता पिता की मौत प्राकृतिक नहीं थी। उनके मौत के निशान यह दिखाते थे कि उन्हें एक विच ने मारा था। सिर्फ पीटर ही नहीं, बल्कि और भी जादूगर खतरे में थे। ये सुनते ही एना को पीटर के बारे में एक बुरा एहसास हुआ। उसी रात एना ने इजाबो को बताया कि उसके माता पिता को भी एक विच ने मारा था। एना ने कहा कि हर क्रीचर में अच्छी और बुरी क्वालिटीज होती हैं, इसलिए इसाबो को उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। इसाबो को भी ये बात पता थी, इसलिए उसने थोड़ा सिंपैथी दिखाई। दूसरी तरफ पीटर की कॉल पर डीमन लीडर एगाथा और वैम्पायर लीडर बैम्बू के साथ कई और फैमिली रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा हुए। पीटर ने कहा कि मैथ्यू एक विच को ले गया है। ये चर्च के आयरन लॉ के खिलाफ था, जिसमें सभी स्पीसीज को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति नहीं थी। मैथ्यू का बड़ा भाई बेंजामिन अचानक से आई इस प्रॉब्लम को लेकर काफी हैरान था। जब मीटिंग का ब्रेक मिला तो उसने इस समय का फायदा उठाया। बेंजामिन ने मैथ्यू से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो संपर्क नहीं कर पाया। मजबूरी में बेंजामिन ने मार्कस को कॉल किया। बेंजामिन के क्वेश्चनिंग पर मार्कस को मैथ्यू की लोकेशन बतानी पड़ी। मीटिंग दोबारा शुरू हुई। बेंजामिन ने एना के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। पीटर चुप रहा, लेकिन सातू ने बताया कि एना का टेस्ट हुआ था, पर उस टेस्ट का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। एना के पास बहुत पावरफुल मैजिकल पावर्स थी। पीटर ने तुरंत साटू की बात बीच में रोक दी। उसे लगा कि साटू के पास और भी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो अभी सबके सामने नहीं लाना चाहती। दूसरी ओर बेंजामिन को लगा कि पीटर का असली मकसद एना की किताब एशमोल 782 हासिल करना है। बेंजामिन की इस बात पर पूरी मीटिंग का ध्यान उसकी ओर गया। सभी ने पीटर के बिहेवियर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जब माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया तो बेंजामिन ने सबको शांत करते हुए कहा कि एना को मैथ्यू ही लेकर गया है। उसने सुझाव दिया कि एक न्यूट्रल रिप्रेजेंटेटिव भेजकर एना को वापस लाना चाहिए। मीटिंग के बाद पीटर ने सातू को आर्काइव्स में बुलाया। जैसे ही सातू वहां आई तो उसने पीटर से पूछा कि उसने टेस्ट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। पीटर ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी बॉल निकाली। जैसे ही बॉल एक्टिवेट हुई, सातू का शरीर एकदम जाम हो गया। वो बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। पीटर ने तुरंत साटू को वार्न किया कि वो इस मैटर पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन न करे। फिर पीटर ने उस छोटी बॉल को आगे की तरफ किया, जिसकी वजह से साटू टेबल पर गिर गई। यह क्लियर था कि साटू इस वक्त बहुत प्रेशर में थी। ऐसा लग रहा था कि अगर पीटर ने बॉल छोड़ दी
तो वो साटू के फेस को कुचल देगी। लेकिन अंत में पीटर ने साटू को माफ कर दिया क्योंकि अभी साटू उसके काम की थी। तो दोस्तों, पार्ट 2 को यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को आगे जारी रखूं और नए एपिसोड्स लेकर आऊं, तो अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है और उसी के हिसाब से मैं नए कंटेंट पर काम करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।